लद्दाख के सोनम वांगचुक, जो कभी केंद्र सरकार की जमकर तारीफें करते थे, आज अचानक सवालों के घेरे में कैसे आ गए? क्यों उन पर जमकर सवाल उठ रही हैं? समाज सुधारक के नाम से मशहूर सोनम आज लोगों को भड़काने से लेकर हिंसा भड़काने तक के इल्जामों में घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर वांगचुक का मकसद क्या है? लद्दाख का कल्याण या देश में संग्राम? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख दुनिया के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे कठिन इलाकों में से एक है। शांति का प्रतीक माने जाने वाले इस क्षेत्र से पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। शांतिपूर्ण धरनों और अनशन से शुरू हुआ एक आंदोलन अचानक हिंसक कैसे हो गया? क्यों यहाँ के लोग राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और इस पूरे घटनाक्रम में पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की क्या भूमिका है? 2019 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन बिना विधानसभा के। सरकार का तर्क था कि इससे विकास तेज होगा और रणनीतिक दृष्टि से भी ये सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहेगा। लेकिन स्थानीय लोगों के मन में डर बैठ गया। क्या बाहरी लोग आकर जमीन खरीद लेंगे हमारी? क्या नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी? क्या उनकी पारंपरिक संस्कृति और नाजुक पर्यावरण पर इसका दबाव बनेगा? इन आशंकाओं के बीच लद्दाख में कई संगठन लंबे समय से स्थानीय स्वशासन और संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को खड़ा करने में दो संगठनों की अहम भूमिका है, ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। पिछले कुछ वर्षों से ये दोनों संगठन मिलकर मार्च और हंगर स्ट्राइक जैसे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सितंबर 2025 में इस आंदोलन को नई ऊर्जा दी सोनम वांगचुक ने। उन्होंने अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक शुरू की और कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दो और इसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करो। 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों को विशेष अधिकार देती है। जमीन और संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण हो, सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा हो, परंपराओं के हिसाब से स्थानीय शासन लाया जाए। आंदोलन का एक मकसद ये भी था कि लद्दाख की प्राकृतिक संसाधन और नौकरियां बाहरी लोगों से सुरक्षित रहें। लेकिन बात ये भी है कि इन तीनों ही शर्तों में कुछ अजीब चीजें हैं। जैसे अगर वहाँ के लोग जमीन बेचेंगे ही नहीं तो बाहर का कोई व्यक्ति जमीन आकर खरीदेगा कैसे? और बाहर से आकर कोई अगर जमीन खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही जमीन खरीदी जा रही होगी। ऐसे में लद्दाख के लोगों को ही इससे रोजगार मिलेगा। इससे मार्केट भी एक्सपेंड होगा क्योंकि लद्दाख पहले ही टूरिस्ट प्लेस है। ऐसे में अगर वहाँ के लोगों की छवि ऐसी बनती है कि वह बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते तो इसका प्रभाव उनकी टूरिस्ट इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। स्थानीय शासन की जो मांग हो रही है इसको भी समझना होगा। स्थानीय प्रशासन का काम क्या होता है? सड़कों की मरम्मत, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में योगदान, ये सब काम अब केंद्र सरकार कर रही है। इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी कि गवर्नमेंट की साइड से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ चलाए जा रहे हैं। तीसरा दावा सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा से जुड़ा है। किसी भी जगह की सांस्कृतिक विरासत लोग तय करते हैं या फिर वहाँ की सरकार। इसमें न तो केंद्र सरकार कुछ कर सकती है और न ही राज्य की अगर सरकार बना दी जाती है तो वो कुछ कर पाएगी। लोग जो मानेंगे वही वहाँ की संस्कृति कहलाएगी। तो ऐसे में इसके प्रोटेक्शन के लिए तो लद्दाख के लोगों के अंदर ही अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। अब समझते हैं तत्काल कारण और विरोध की तीव्रता। 24 सितंबर 2025 के आसपास स्थिति अचानक गंभीर हो गई। अनशन कर रहे दो बुजुर्ग कार्यकर्ताओं की तबीयत खराब हो गई, जिसकी खबर फैलते ही युवाओं की बड़ी संख्या सड़कों पर उतर आई। लेह और आसपास के इलाके में बंद का आह्वान कर दिया। रैलियां और जुलूस निकाले गए। शुरुआत शांतिपूर्ण थी लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ गए। कुछ समूहों ने पत्थरबाजी की, भीड़ ने सरकारी दफ्तरों और वाहनों पर हमला किया। भाजपा कार्यालय और कुछ सरकारी इमारतों में आगजनी की घटनाएं भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे तनाव और बढ़ गया। इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी और कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई। लद्दाख आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे स्पष्ट है। वे चाहते हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि वहां चुनी हुई विधानसभा और स्थानीय सरकार स्थापित हो सके। इसके लिए वे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, जिससे जनजातीय और पर्यावरण अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा मिले। इसके अतिरिक्त आंदोलनकारियों ने रोजगार में स्थानीय प्राथमिकता की मांग की ताकि बाहरी लोगों की अंधाधुंध बसावट
और नौकरियों में प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण कानून की भी मांग की, जिससे हिमालयी परिस्थितियों और जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। इसके अलावा वे चाहते थे कि लद्दाख की लोकसभा में 2 सीटें हों। सरकार ने इन मांगों में से कई पर चर्चा करने के लिए तैयार होने का संकेत दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के मामले पर फिलहाल विचार नहीं होगा। सरकार इनमें से 2 शर्तों को छोड़कर सभी पर बात करने के लिए तैयार हो गई। अब समझते हैं क्यों। 2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख में लगभग 2.74 लाख लोग रहते थे और हाल ही के अनुमान के मुताबिक मान लिया जाए तो 3 लाख के करीब लोग रहते होंगे। ऐसे में इसकी आबादी लक्षद्वीप को छोड़कर सभी यूनियन टेरिटरीज से कम ही है, इसलिए सरकार को यहाँ राज्य सरकार की जरूरत महसूस नहीं होती। बेरोजगारी दर युवाओं में लगभग 22% मानी जाती है, जो देश भर में 6ठे नंबर पर आती है। इसका एक कारण ये भी है कि वहाँ के लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में साल के कुछ महीने काम करते हैं, जो कि टूरिज्म पीरियड होता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट होने के कारण उनकी इस जॉब को पहचान नहीं मिलती और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाता है। 6ठी सूची में यदि डाल दिया जाता है तो उद्योगपतियों के लद्दाख में निवेश करने के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगेंगे, इसलिए इसके बारे में भी बात करने को सरकार तैयार नहीं है। बाकी सभी मुद्दों पर 16 सितंबर को लद्दाख के लीडर्स को बात करने के लिए बुलाया गया है, जिसमें प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोकसभा में सीटें बढ़ाना और रोजगार शामिल होगा। केंद्र की ओर से लद्दाख में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे PNDP 2015 के तहत बिजली ग्रिड और 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई, जिसकी लागत करीब 1925 करोड़ रुपए आई। कारगिल और लेह में सड़कों और पुलों के लिए 1170 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं लाई गई। 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना लगभग 20,000 करोड़ की है। LAC के पास 32 रक्षा परियोजनाएं, सड़कें, हेलीपैड, सैनिक आवास भी लाए गए। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज बनाने का प्लान किया गया है। सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट लद्दाख को ऊर्जा आत्मनिर्भरता देंगे और रणनीतिक दृष्टि से मजबूती देंगे, लेकिन स्थानीय लोगों का तर्क है कि इन प्रोजेक्ट से केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी और जमीन पर अधिकार की गारंटी नहीं है। अब इस पूरे मामले में एक नाम जो सबसे ज्यादा लिया जा रहा है वो है सोनम वांगचुक। आइए समझते हैं वो कौन है। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख में हुआ था। वे प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता, शिक्षा सुधारक और इनोवेटर हैं। उन्होंने 1988 में SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जो लद्दाख के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। 1994 में उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रणाली को सुधारने और छात्रों के लिए व्यवहारिक व पर्यावरण संबंधित सीखने के अवसर प्रदान किए गए। वांगचुक आइस स्टूपा तकनीक के जनक भी माने जाते हैं, जिससे ठंड के मौसम में पानी को बर्फ के रूप में संग्रहित करके गर्मियों में खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वे HIAL हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख के निदेशक भी हैं और सौर ऊर्जा आधारित भवन निर्माण, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके योगदान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, जिसमें रामन मैग्सेसे अवार्ड और ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर सहित कई सम्मान शामिल है। हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक और उनके संगठनों पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। सरकार का कहना है कि वांगचुक के उत्तेजक भाषणों ने भीड़ को भड़काया। भाजपा कार्यालय और सरकारी संपत्ति को नुकसान इन्हीं भाषणों के कारण मिला। उनकी NGO सैनकॉल पर आरोप है कि विदेशी दान यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। एक पुरानी बस बेचने से जो पैसा उन्हें मिला उसे FCRA खाते में जमा कर दिया गया, बल्कि नियम ये कहते हैं कि FCRA खाते में केवल विदेश से आने वाला पैसा ही जमा किया जा सकता है। घरेलू स्रोत जैसे भारत के अंदर बस बेचने या किसी भारतीय नागरिक से मिली राशि का पैसा इस खाते में डालना नियमों का उल्लंघन है। कुछ स्थानीय दान भी गलती से विदेशी फंड खाते में जमा किए गए। सरकार का कहना है कि वांगचुक से जुड़ी संस्थाओं और निजी कंपनियों में फंड के लेन देन में पारदर्शिता नहीं थी। कुछ फंड को घरेलू खातों में FCRA योग्य खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है। एक निजी कंपनी शैशोन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड में HIAL से फंड ट्रांसफर होने की जांच चल रही है।
सरकार ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है, ये कहते हुए कि उनकी गतिविधियों में शांति व्यवस्था को खतरा पहुंचाने का कुछ लक्ष्य हो सकता है। सोनम वांगचुक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि ये एक स्नैपगोट टैक्टिक है। सरकार इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हम पर ऐसे इल्जाम लगा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाषण पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे और उनका हिंसा फैलाने का कोई उद्देश्य नहीं था। FCRA से जुड़े लेन देन को उन्होंने तकनीकी गलती या दस्तावेजी भ्रम बताया। लद्दाख का आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों की आवाज है। लेकिन ये आवाज अगर हिंसक रूप से देखी जाएगी, ये जाहिर सी बात है कि ये भारत का विश्व स्तर पर प्रभाव को घटाने का काम करेगी। ऐसे में सवाल ये है कि हिंसा भड़काने वालों पर क्या कार्रवाई होगी या सोनम वांगचुक की तरफ से उन पर कार्रवाई करने की बात कही जाएगी। आगे का रास्ता क्या होगा? क्या लद्दाख को छठी अनुसूची में सुरक्षा मिलेगी या सरकार विकास परियोजनाओं से ही स्थानीय लोगों को मनाने की कोशिश करेगी? ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके अनुसार सरकार की योजनाएं लद्दाख के लिए पर्याप्त है या लोगों की मांग सही है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही गहराई से समझने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।